8वीं सदी के मिडिल ईस्ट में एक नई ताकत उभर रही थी। एक ऐसी रियासत उभरी जो दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत बन गई और खिलाफत के तख्त को संभाला और बनी इस्लाम की खिलाफत, जो खिलाफत तकरीबन 5 सदियों तक कायम रही, जिसने इस्लामी फौज में एक इंकलाब लाया, जिन्होंने बड़े बड़े शहरों को बनवाया और उनका डेवलपमेंट किया। ना जाने कितने स्कॉलर्स को इस खिलाफत ने उभारा, ना जाने कितने इन्वेंशंस उन्होंने किए, और आज इस दौर को इस्लाम के सुनहरे दौर के तौर पे जाना जाता है, द गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम। ये दास्तान है खिलाफत अब्बासिया की। साल 632 में अरब के शहर मदीने में अल्लाह के रसूल पर्दा फरमा गए, लेकिन अल्लाह के रसूल के सहाबाओं ने इस्लाम को पूरे अरब और दुनिया के कोने कोने तक फैलाया और एक नई सल्तनत की नींव रखी। लेकिन इसे सल्तनत नहीं कह सकते हैं, ये तो खिलाफत थी, जिसका नाम था खिलाफत राशिदा। जिस वक्त खिलाफत राशिदा बनी थी और जब मुसलमानों के हाथ में क़यादत आई थी, तो उस वक्त मिडिल ईस्ट में 2 बड़ी ताकत हुआ करती थी। पहली थी रोम की सल्तनत और दूसरी थी फारस की सल्तनत। लेकिन मुसलमानों ने इन दोनों ताकतवर सल्तनतों को शिकस्त दी और फतह के बाद फतह हासिल करते गए। हजरत खालिद बिन वलीद और हजरत अबू उबैदा, हजरत साद बिन अबी वक्कास जैसे जाबाज कमांडरों की क़यादत में मुसलमानों ने इन दोनों सल्तनतों को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया था। पहले रोम की सल्तनत जो यरमौक की जंग के बाद नस्तो नाबूद हो गई, और फिर दूसरी फारस की सल्तनत जो कासिदिया की जंग के बाद खत्म होने की कगार पर आ गई थी। सन 651 तक मुसलमानों ने रोमियों के 2/3 हिस्से को अपने कब्जे में कर लिया था और पूरी फारस की सल्तनत को अपने कब्जे में कर लिया था। लेकिन कुछ अरसे बाद हजरत उस्मान, जो की इस खिलाफत के तीसरे खलीफा थे, उनकी शहादत हो गई, जिस वजह से मुसलमानों के दरमियान पहली सिविल वॉर लड़ी गई, जिसे पहला फितना भी कहा जाता है। इसके बाद हजरत अली को चौथा खलीफा चुना गया, लेकिन शाम के गवर्नर हजरत मुआविया ने हजरत अली से जंग करी थी और तकरीबन 5 साल के बाद हजरत अली को भी शहादत नसीब हुई। मस्जिद में पीछे से आकर एक शख्स ने उन्हें शहीद कर दिया था। इसके बाद खिलाफत राशिदा की जगह ली खिलाफत उमैया ने, और इसके पहले खलीफा बने हजरत मुआविया, और ये खिलाफत दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर सल्तनतों में शुमार होती है। लेकिन इसमें भी कई सारी सिविल वॉर लड़ी गई, जिसमें सबसे मशहूर है करबला की जंग, जिसमें हजरत अली के बेटे हजरत हुसैन ने हजरत मुआविया के बेटे यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया था, और हजरत हुसैन का मुकाम उस वक्त आलम इस्लाम में बहुत ऊंचा था। इसके बाद सन 680 में हजरत हुसैन और उनके खानदान को करबला में शहीद किया गया। लेकिन कुछ और अरसे बाद खिलाफत उमैया आगे बढ़ने लगी। उसने स्पेन को फतह किया, हिंदुस्तान में सिंध को फतह किया। इस खिलाफत में अच्छे हुक्मरानों के साथ बुरे हुक्मरान भी हुए। गैर मुसलमानों को यहाँ पर धिमी कहा जाता था, जिनसे मुसलमानों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा टैक्स लिया जाता था। इसमें यहूदी, ईसाई और जोरो एशियन शामिल थे, और यहाँ तक कि वो लोग जो इस्लाम कबूल करके मुसलमान बन चुके थे, उन्हें मवाली कहा जाता था। लेकिन कुछ अरसे बाद एक नई ताकत अरब में उभरने लगी, जो काले झंडे के नीचे इकट्ठा हुए, और उन्होंने उमवियों से जंग करी, और ये अब्बासी थे। अब्बासी अरब के घराने से थे, जिनका ताल्लुक इस्लाम के आखिरी नबी के चाचा हजरत अब्बास से जाकर मिलता था, इसीलिए इन्होंने खुद को अब्बासी कहा। जब उमवियों के जुल्म बढ़ने लगे तो अब्बासियों ने असली इस्लाम को फैलाने का फैसला किया और मुसलमानों की क़यादत को संभालने और खिलाफत के तख्त पर हुकूमत करने का फैसला लिया। सन 747 में उमैया खिलाफत में फिर से एक बार बगावतें होने लगीं और अब्बासियों को सुनहरा मौका मिल गया। खुरासान के गवर्नर, जिसका नाम अबू मुस्लिम था, उन्होंने खुरासान में बगावत कर दी और उन्होंने वहाँ पर काले झंडे को हैशमाइट्स की अलामत के तौर पर बुलंद किया। हैशमाइट्स यानी कि हाशिम। वो ये दिखाना चाह रहे थे कि उनका ताल्लुक अल्लाह के रसूल के खानदान या उनके कबीले बनु हाशिम से है। और अबू मुस्लिम की क़यादत में कई लोग जुड़ गए और वो उमवियों के खिलाफ फतह पर फतह हासिल करते गए, और साल 749 में इन्होंने इराक के शहर कूफा को फतह कर लिया। अब इसके बाद अब्बासियों ने पूरी खिलाफत में हो रही बगावतों की क़यादत को संभाला, और इधर दूसरी तरफ उमैया खलीफा मरवान अपनी फ़ौज को लेकर रवाना हुए, और जाब नदी के किनारे दोनों फ़ौजों के बीच एक खूनरेज़ी जंग लड़ी गई, और अब्बासियों ने इस जंग को फतह किया, और यहाँ तक खलीफा मारवान को अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना पड़ा, और वो मिस्र की तरफ गए, लेकिन वहाँ पर उन्हें कत्ल कर दिया गया। सिर्फ अब्दुल रहमानी ऐसे शख्स थे उमैयों के जो बचकर वहाँ से निकलने में कामयाब हुए, और उन्होंने स्पेन में जाकर पनाह ली और वहाँ पर एक मुस्लिम रियासत की क़यादत को संभाला, जिसका नाम एमिरेट्स ऑफ कार्डोबा था। और इसी वजह से तकरीबन 700 सालों से भी ज़्यादा सालों तक मुसलमानों ने स्पेन में अपनी हुकूमत को कायम रखा, और इसके बाद आखिरकार खिलाफत अब्बासिया कायम हो गई और अबू अल अब्बास अल सफ़ा इसके पहले खलीफा बने। इन्हीं की हुकूमत में चाइना की किंग डायनेस्टी अपने पैर फैला रही थी। उसका मुकाबला करने के लिए अल सफ़ा ने अपनी फ़ौज के लश्कर को इसके मुकाबले रवाना किया, और जब दोनों फ़ौजों के दरमियान जंग हुई तो इस जंग में अब्बासियों को फतह नसीब हुई, और इस जंग को आज जंग तलाश के नाम से जाना जाता है। अल सफ़ा की खिलाफत के बाद नए खलीफा बने अल मंसूर। इनके दौर में कई सारी बगावतें भी हुईं। आखिरी बगावत को उन्होंने 762 में कुचला था, और उन्होंने दजला दरिया के किनारे एक शहर को बनाने का हुक्म दिया, जिस शहर को तारीख में एक अहम मुकाम मिला हुआ है, जिस शहर ने इल्म के मैदान में तारीख लिख दी।
ये शहर था बगदाद। और जब सालों बाद खिलाफत को हारून अल राशिद ने संभाला तो ये खिलाफत ऊंचाइयों को छू रही थी और बगदाद इस खिलाफत का दिल था। हारून अल राशिद के बारे में बताया जाता है कि अब्बासी खिलाफत के सबसे महान खलीफा अल राशिद ही थे। इनके दौर में कई औरतों को ऊंचा मुकाम भी हासिल था। सबसे बड़ी बात यह है कि इस खिलाफत में वो सारे हिस्से भी शामिल थे जहाँ पर अरबी लोग नहीं रहते थे और जहाँ की जबान भी अरबी नहीं थी। साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में इस खिलाफत ने एक अहम किरदार अदा किया और इसी वजह से इस दौर को इस्लाम के सुनहरे दौर के तौर पे जाना जाता है। बड़े बड़े स्कॉलर्स ने ज़मीन पर अपने झंडे गाड़े जिन्हें आज भी दुनिया याद रखती है। भले इनका नाम आज वेस्टर्न लैंग्वेज की वजह से बदल चुके हैं, लेकिन तारीख से इनका नाम मिटाना नामुमकिन है। एक अच्छी सोसाइटी बनाने के साथ ही साथ अब्बासियों ने एक नए शहर की भी तामीर करी, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और ये शहर था बगदाद। इस शहर को बनाने में लगभग 1 लाख मजदूर लगे थे और ना जाने कितने आर्किटेक्ट्स और कई तरह के बिल्डर्स भी इसमें शामिल थे। इसके साथ ही अब्बासियों की हुकूमत उस रूट पर भी चलती थी जिसे तारीख में एक अहम मुकाम हासिल था। रूट यानी कि रास्ता। तिजारत करने के लिए ये रास्ता सदियों से इस्तेमाल किया जाता था और तारीख से ही इस रास्ते का एक अहम मुकाम था। मैं बात कर रहा हूँ सिल्क रूट की, जो हिंदुस्तान और चीन को फारस, तुर्की, अफ्रीका और यूरोप के साथ जोड़ता था। खिलाफत राशिदा के वक्त से ही इस रास्ते का बहुत बड़ा हिस्सा मुसलमानों के कब्जे में आ चुका था। जब अब्बासियों ने बगदाद शहर को तामीर किया तो ये शहर एक तरह से सेंटर पॉइंट बन चुका था। पूरे ट्रेड में कोई भी सामान अगर हिंदुस्तान और चीन से यूरोप की तरफ जा रहा है तो उसे बगदाद से होते हुए गुजरना पड़ता था। इसी तिजारत के बलबूते पर खिलाफत अब्बासिया 9वीं सदी में अल मामून की हुकूमत में दुनिया की सबसे मालदार सल्तनत बन चुकी थी। जैसा कि मैं शुरुआत में ही बता चुका हूँ कि अब्बासी स्कॉलर्स के नाम वेस्टर्न कंट्रीज में बदल दिए गए हैं। जैसे कि इब्न सिना को अविसीना बुलाया जाता है, ऐसे ही अल किंदी और अल फराबी जैसे नाम भी तारीख में मशहूर हैं। अब्बासियों का मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी जैसे तमाम सब्जेक्ट्स में एक अहम किरदार है, जिसमें से अल ख्वारिज़्म सबसे मशहूर मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने अलजेब्रा की खोज करी थी। और आप जानते हैं कि मैथ में अलजेब्रा कितना अहमियत रखता है। ऐसे ही एक और नाम है इब्न अल हैशम, जिन्हें यूरोप में अल हज़न के नाम से जाना जाता है। इनका कंट्रीब्यूशन ऑप्टिक्स की फील्ड में देखने को मिलता है। इसके साथ ही मेडिसिन में भी अब्बासियों ने महारत हासिल कर रखी थी। बताया जाता है कि अपने उरूज में बगदाद में तकरीबन 800 डॉक्टर उस वक्त में मौजूद थे। अल किंदी जो कि एक फिलोसफर थे, उन्होंने सबसे पहले बॉडी इलनेस और मेंटल इलनेस के बारे में बताया था। इसके साथ ही इस्लाम के सुनहरे दौर में कई एस्ट्रोनॉमर्स ने भी जन्म लिया, जिनमें से एक मशहूर नाम है अल बतानी का। अल मंसूर की हुकूमत में बगदाद में एक बेहद ही बड़ी लाइब्रेरी की तामीर की गई, जिसकी वजह से बगदाद को हाउस ऑफ विजडम भी कहा जाता था। वैसे तो बहुत कुछ है इस खिलाफत के बारे में बताने के लिए, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए अपनी इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।